कभी सोचा है कि वो कौन सी चीज है जो ईंट और पत्थर से बनी किसी इमारत को एक ऐसी जगह में बदल देती है जिसे हम घर कहते हैं? तो चलिए आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और आवास की जो बुनियादी बातें हैं उन्हें एक एक करके समझेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि मकान और घर में आखिर फर्क क्या है। फिर इस बात पर गौर करेंगे कि हमें रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। इसके बाद अपना घर खरीदने और किराए पर रहने के नफ़ा नुकसान को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि घर बनाने के लिए सही ज़मीन कैसे चुनें। और आखिर में हम बात करेंगे कि एक आदर्श घर में क्या-क्या खूबियां होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी फर्क से। एक ऐसा फर्क जो सिर्फ बनावट का नहीं बल्कि एहसास और भावनाओं का भी है। अच्छा, भावनाओं की बात करने से पहले चलिए आवास की एकदम सीधी साधी परिभाषा देख लेते हैं। तो आवास क्या है? ये एक ऐसी सुरक्षित जगह है जो हमें सिर्फ धूप, बारिश से ही नहीं बल्कि जानवरों और चोरी जैसे बाहरी खतरों से भी महफूज रखती है। मतलब एक तरह का सुरक्षा कवच। और यहीं पर पता है बात दिलचस्प हो जाती है। एक मकान क्या है? बस ईंट और पत्थर से बना एक ढांचा, 4 दीवारें और एक छत। लेकिन घर इससे कहीं ज्यादा है। घर वो जगह है जहां परिवार होता है, जहां हमारी जिंदगी की छोटी बड़ी कहानियां बनती हैं, जहां हम हंसते हैं, सीखते हैं। ये एक इमोशनल कनेक्शन है। और ये जो कहावत है ना, ये इस पूरी बात का निचोड़ है कि मकान तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन हर मकान में वो अपनेपन वाली बात नहीं होती जो उसे घर बनाती है। इमारत तो बस एक खाली जगह है, उसे घर बनाते हैं हम और हमारी यादें। तो अब सवाल ये उठता है कि आवास को इंसान की इतनी बुनियादी जरूरत क्यों माना जाता है? आखिर क्यों हम एक ठिकाना, एक आश्रय चाहते हैं? चलिए इसके पीछे के कारणों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, बात सिर्फ सिर पर छत होने की नहीं है। इसके पीछे कई गहरी वजह हैं। सबसे पहली तो है सुरक्षा, फिर आता है आराम, दिन भर की भागदौड़ के बाद सुकून पाने की जगह। ये हमारे पारिवारिक जीवन का केंद्र है, समाज में हमारी एक पहचान बनाता है, हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ता है। और हाँ, एक साफ सुथरा घर हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी तो बेहद जरूरी है। तो ये सारी चीजें मिलकर एक घर को हमारी सबसे बड़ी जरूरत बना देती हैं। तो जब घर इतना जरूरी है तो सवाल उठता है उसे अपना बनाया कैसे जाए। मोटे तौर पर 2 ही रास्ते दिखते हैं, या तो अपना घर खरीद लिया जाए या फिर किराए पर रहा जाए। चलिए इन दोनों रास्तों के फायदे और नुकसान दोनों पर एक नजर डालते हैं। अपना घर, अरे वाह, नाम सुनते ही एक सुकून सा मिलता है ना। एक स्थिरता महसूस होती है, भविष्य की सुरक्षा का एहसास होता है और हर महीने किराया देने की भी कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसके लिए एक बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है और घर में होने वाली हर छोटी बड़ी मरम्मत की जिम्मेदारी भी सिर्फ आपकी होती है। और वहीं दूसरी तरफ है किराए का घर। यहाँ आपको आज़ादी मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, शुरुआती खर्च बहुत कम होता है और अगर नौकरी या शहर बदलना हो तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन इस आज़ादी की भी एक कीमत है। यहाँ स्थिरता की कमी होती है, हर साल किराया बढ़ने का डर लगा रहता है और कहीं ना कहीं आप हमेशा एक अनिश्चितता में जीते हैं। घर बनाने से भी पहले जो सबसे ज़रूरी फैसला होता है वो है सही ज़मीन का चुनाव, क्योंकि जैसी नींव होगी इमारत भी तो वैसी ही बनेगी। तो चलिए देखते हैं कि इस चुनाव में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मान लीजिए कोई अपना घर बनाने की सोच रहा है, तो जमीन देखते वक्त उसे किन किन बातों पर सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए? देखिए, ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, ये एक अच्छे सुकून भरे जीवन का आधार है। जरा सोचिए, जमीन ऊंची और सूखी होगी तो बारिश में पानी भरने का डर नहीं रहेगा। घर में अच्छी धूप और हवा आएगी तो सेहत अच्छी रहेगी। पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं तो होनी ही चाहिए। और हाँ, आसपास शोर शराबा कम और माहौल अच्छा हो, ये भी तो बहुत जरूरी है। और सिर्फ जमीन ही नहीं, घर का डिजाइन कैसा होगा ये भी कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि वहां का मौसम कैसा है, परिवार की आमदनी कितनी है, परिवार में कितने लोग हैं, यहाँ तक कि वहां के सामाजिक रीति रिवाज और आसानी से मिलने वाला सामान भी घर के डिजाइन पर असर डालता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि एक आइडियल घर या एक आदर्श घर में क्या-क्या खूबियां होनी चाहिए। तो एक आदर्श घर क्या है? वो मजबूत और टिकाऊ तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साफ और हवादार भी हो। उसमें कुदरती रोशनी अच्छे से आती हो, पानी की निकासी का सिस्टम बढ़िया हो, आग से सुरक्षा के इंतजाम हो और हाँ, उसका रख रखाव सस्ता हो और कमरे परिवार के हिसाब से सही आकार के हों।
असल में आदर्श घर वो है जो सिर्फ सुंदर ना हो, बल्कि आरामदायक, सुरक्षित और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला हो। सब चाहते हैं ना कि हमारा एक परफेक्ट घर हो, पर कभी सोचा है कि सिर्फ चार दीवारें एक सुकून देने वाली जगह कैसे बन जाती हैं? तो आज हम इसी कला को समझेंगे। गृह योजना यानी हाउस प्लानिंग, ये वो जरूरी प्रोसेस है जो तय करता है कि हमारा घर सिर्फ एक ढांचा ना रहे, बल्कि एक ऐसी जगह बने जो परिवार की सेहत और खुशी का सच में ख्याल रखे। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई ये हाउस प्लानिंग आखिर है क्या। फिर हम उन 9 खास सिद्धांतों की बात करेंगे जो एक अच्छे डिजाइन की नींव होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अलग-अलग बजट में ये सिद्धांत कैसे फिट बैठते हैं। और आखिर में घर की सबसे जरूरी जगहों पर इन आइडियाज को कैसे अप्लाई करें, ये समझेंगे। तो शुरू करें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये गृह योजना है क्या। देखिए, नक्शों और बजट की बात करने से भी पहले ये समझना जरूरी है कि इसके पीछे की सोच क्या है। ये सिर्फ घर बनाने के बारे में नहीं है, ये घर रचने के बारे में है। और यही इसकी सबसे खास बात है। मतलब हाउस प्लानिंग एक होलिस्टिक अप्रोच है। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट का खेल नहीं है, ये एक कला है, एक आर्ट, जिसमें परिवार की प्रैक्टिकल ज़रूरतें जैसे कि आराम और सुरक्षा, और साथ ही मन को सुकून देने वाली चीज़ें जैसे कि हेल्थ, खूबसूरती और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सबका एक बैलेंस बनाया जाता है। तो समझिए, ये सिर्फ एक घर का डिज़ाइन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल का डिज़ाइन है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वो 9 मुख्य सिद्धांत। अगर हाउस प्लानिंग एक आर्ट है तो ये 9 सिद्धांत उस आर्टिस्ट के लिए समझ लीजिए गाइडलाइंस हैं। ये एक कामयाब डिजाइन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। अब देखिए, ये 9 पिलर्स हैं जो सब कुछ कवर करते हैं। हेल्थ और सेफ्टी जैसी बेसिक चीजों से लेकर खूबसूरती, प्राइवेसी और हाँ, भविष्य में घर को बड़ा करने की गुंजाइश तक। ये एक तरह की चेकलिस्ट है जो ये पक्का करती है कि कोई मकान सच में एक घर लगे। तो चलिए इनमें से कुछ सबसे इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और देखिए, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि लिस्ट में सबसे पहला सिद्धांत है हेल्थ का, है ना? क्योंकि दिन के आखिर में एक खूबसूरत घर का भी क्या फायदा अगर वो रहने के लिए एक हेल्दी जगह ही ना हो। तो चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है। तो देखिए, हेल्थ का ये प्रिंसिपल कई चीजों के तालमेल से बनता है। जैसे सूरज की नेचुरल रोशनी, वो सिर्फ उजाला नहीं करती, वो कीटाणुओं को भी खत्म करती है। फिर आता है प्रॉपर वेंटिलेशन, जो पोल्यूशन को बाहर निकालता है और नमी को रोकता है। और हाँ, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम और साफ पानी की सप्लाई, ये तो सफाई की बुनियाद हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जो हमें सेफ रखता है और हमें हेल्दी बनाता है। अच्छा, अब एक ऐसे प्रिंसिपल पर आते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये परिवार में तालमेल बनाए रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, और वो है प्राइवेसी। सोचिए, एक घर को बाहरी दुनिया से हमारी पनाहगाह होना चाहिए। इसका मतलब है कि डिजाइन इतना स्मार्ट हो कि परिवार के हर सदस्य को अपनी पर्सनल स्पेस मिल सके। यहीं पर जोनिंग का आइडिया आता है। मतलब जो सोशल एरिया है जैसे लिविंग रूम, उन्हें प्राइवेट एरियाज जैसे बेडरूम से अलग रखना, ताकि हर कोई बिना किसी डिस्टर्बेंस के थोड़ा रिलैक्स कर सके। लेकिन जाहिर सी बात है, हेल्थ और प्राइवेसी के इन सभी बढ़िया आइडियाज को हकीकत की जमीन पर तो उतरना ही पड़ता है। और यहीं पर हम आते हैं एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर, और वो है इकोनॉमी, यानी कि बजट। ये प्रिंसिपल असल में डिजाइन पर लागू की गई फाइनेंशियल समझ है। सबसे पहला कदम है परिवार के बजट को लेकर रियलिस्टिक रहना। फिर उसके बाद सारा खेल स्मार्ट फैसलों का है, जैसे महंगी सजावट पर फालतू खर्च से बचना और फंक्शनैलिटी को पहली प्राथमिकता देना, और आखिर में ऐसे मटेरियल चुनना जो सिर्फ सस्ते ना हो बल्कि टिकाऊ भी हों, ताकि भविष्य के खर्चों से बचा जा सके। याद रखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग उतनी ही जरूरी है जितनी कि आर्किटेक्चरल प्लानिंग। और आखिर में जिन प्रिंसिपल्स को हम आज हाईलाइट कर रहे हैं, उनमें से एक ऐसा है जो दिखाता है कि एक अच्छा प्लानर हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है। ये है विस्तार की संभावना। देखिए, एक स्मार्ट डिजाइन सिर्फ आज की जरूरतों के बारे में नहीं सोचता, वो आने वाले कल के लिए भी जगह बनाकर चलता है।
हो सकता है परिवार बड़ा हो जाए या शायद भविष्य में घर पर ही एक ऑफिस की जरूरत पड़ जाए, है ना? तो एक अच्छा डिजाइन इन संभावनाओं के लिए जगह छोड़ता है ताकि घर भी परिवार के साथ साथ बढ़ सके, बिना किसी महंगे बदलाव या घर बदलने की झंझट के। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, हर बजट के लिए प्लानिंग। अब जब हम इन प्रिंसिपल्स को समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि अलग-अलग बजट में ये प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं। क्योंकि एक बात तो पक्की है, अच्छा डिजाइन सिर्फ बड़े बजट वालों के लिए नहीं होता। ये टेबल बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे वही डिजाइन प्रिंसिपल्स अलग-अलग बजट के हिसाब से अडॉप्ट हो जाते हैं। जैसे कम इनकम ग्रुप के लिए प्राथमिकता होती है 1 या 2 कमरों में जगह और फंक्शनैलिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। वहीं मिडिल इनकम ग्रुप में हम एक अलग बैठक कक्ष या बेहतर मटेरियल जैसी चीजें देख सकते हैं। और फिर हाई इनकम ग्रुप में जाहिर है बड़े कमरे, मॉडर्न सुविधाएं, ये सब सामने आता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि इनकम लेवल चाहे जो भी हो, हेल्थ और आराम के सिद्धांत हमेशा हमेशा गाइड करते रहते हैं। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, घर की खास जगहों को डिजाइन करना। बढ़िया, तो चलिए अब घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जो कुछ भी हमने सीखा है उसे उन कमरों में कैसे अप्लाई करें जहां हमारी जिंदगी का ज्यादातर वक्त बीतता है। शुरुआत करते हैं बैठक कक्ष यानी सिटिंग रूम से। ये हमारे घर का समझिए विजिटिंग कार्ड है, इसलिए इसका मेन एंट्रेंस के पास होना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसे एक आरामदायक और साफ सुथरी जगह होनी चाहिए जो मेहमानों का और साथ ही दिन भर के बाद घर आने पर परिवार का भी गर्मजोशी से स्वागत करे। अब आते हैं बेडरूम पर, और यहाँ प्राथमिकताएं बिल्कुल बदल जाती हैं। ये हमारा सुकून का कोना होना चाहिए, इसीलिए इसे घर के सबसे शांत हिस्से में होना चाहिए, शोर शराबे से दूर। और हाँ, बेहतरीन वेंटिलेशन बहुत जरूरी है ताकि रात में ताज़ी और हेल्दी हवा मिले, जो अच्छी नींद के लिए सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं किचन की, जिसे अक्सर घर का दिल भी कहा जाता है। यहाँ डिजाइन पूरी तरह से 2 चीजों पर टिका होता है, फंक्शनैलिटी और साफ सफाई। सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा ये बैक्टीरिया और बदबू को दूर रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, और पानी की सप्लाई के पास होना ये काम को आसान बनाता है। देखिए, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक सेफ और साफ सुथरे किचन के लिए नॉन नेगोशिएबल यानी बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं। और यहीं पर जोनिंग का वो कॉन्सेप्ट फिर से सामने आता है जिसके बारे में हमने बात की थी। साफ सफाई के लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है कि किचन और बाथरूम एक दूसरे से दूर हों। एक अच्छा नक्शा हमेशा इन दोनों के बीच एक सही दूरी बनाएगा ताकि किसी भी तरह के क्रॉस कंटैमिनेशन का खतरा ना हो और पूरे घर में एक हेल्दी माहौल बना रहे। आज हम बात करने वाले हैं गृहस्थ सज्जा की, यानी अपने घर को सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक खूबसूरत आशियाना बनाने की कला के बारे में। देखिए, ये सिर्फ महंगी महंगी चीजें खरीदकर कहीं भी रख देने का नाम नहीं है। असल में ये अपनी जगह को आरामदायक, सुंदर और साथ ही उपयोगी बनाने का एक तरीका है। पर हाँ, एक सवाल हम सबके मन में आता है, क्या घर को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना वाकई जरूरी है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कि क्या कम बजट में भी एक सपनों का घर तैयार हो सकता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि गृह सज्जा आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि इसके मकसद और सिद्धांत क्या हैं। इसके बाद हम सबसे दिलचस्प हिस्से पर आएंगे कि कम खर्च में घर कैसे सजाएं, और आखिर में बात करेंगे अच्छी पसंद के महत्व पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, गृह सज्जा का परिचय। और जैसा कि यहाँ लिखा है, ये सिर्फ सजावट नहीं है, यकीन मानिए ये उससे कहीं ज्यादा है। तो ये गृह सज्जा आखिर है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में ये घर को इस तरह से सजाने और व्यवस्थित करने की कला है कि वो देखने में तो सुंदर लगे ही, साथ ही आरामदायक और काम का भी हो। मतलब इसमें सुंदरता और उपयोगिता दोनों का परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए। यही इसकी असली पहचान है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि गृह सज्जा क्या है, पर सवाल ये है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? आखिर घर को सजाने के पीछे हमारा मकसद क्या होता है? देखिए, इसके कई बड़े मकसद हैं। सबसे पहले तो जाहिर है घर की सुंदरता बढ़ाना, फिर आता है आराम और सुविधा। एक सजा सजाया घर स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही हमारा घर हमारे व्यक्तित्व का आईना भी तो होता है,
और सबसे जरूरी बात, यह सब कुछ हमारे बजट में यानी आर्थिक संतुलन के साथ होना चाहिए। अब जब हम मकसद समझ गए हैं तो चलिए उन नियमों की बात करते हैं, वो सिद्धांत जो एक अच्छे डिजाइन की नींव होते हैं। इन्हें सफल डिजाइन के सुनहरे नियम भी कह सकते हैं। ये 6 सिद्धांत बहुत जरूरी हैं। पहला है संतुलन, मतलब सारा भारी सामान एक तरफ न हो। दूसरा है अनुपात, यानी छोटे कमरे में बहुत बड़ा फर्नीचर न हो। तीसरा सामंजस्य, मतलब रंग, पर्दे, फर्नीचर सब एक दूसरे से मेल खाते हों। चौथा है लय, यानी डिजाइन और रंगों का दोहराव जो आंखों को अच्छा लगे। पांचवा केंद्र बिंदु, यानी कमरे में कोई एक चीज जो ध्यान खींचे। और छठा और शायद सबसे जरूरी सरलता, यानी बेवजह की चीजों से घर को ना भरें। और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद हम सबको बेसब्री से इंतजार था। कम खर्च में एक आकर्षक घर कैसे बनाया जाए, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सुंदरता महंगी चीजों की मोहताज नहीं होती। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, जिसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होता, वो है साफ सफाई। यकीन मानिए, एक साफ सुथरा घर आधा सजा हुआ तो वैसे ही लगता है। यही हर अच्छी सजावट की नींव है। दूसरा तरीका है अपनी क्रिएटिविटी को जगाना। पुरानी चीजों को फेंकने की बजाय उन्हें एक नया जीवन दे। जैसे पुराने गमलों को नए रंग में रंग दे या कांच की बोतलों से कोई सजावटी चीज बना ले। इससे घर को एक बहुत ही पर्सनल और अनोखा टच मिलता है। क्या घर की दीवारें सूनी सूनी लगती हैं? अरे, दीवारें तो घर की कहानी कहती हैं, उन्हें खाली क्यों छोड़ना? उन पर हाथ से बनी कोई पेंटिंग, परिवार की कुछ यादगार तस्वीरें या फिर कागज से बनी कलाकृतियां लगाएं। आप देखेंगे कि कैसे कम खर्च में ही दीवारों में जान आ जाती है। और प्रकृति से बेहतर डिजाइनर कौन हो सकता है ना? घर में थोड़ी हरियाली ले आइए। तुलसी या मनी प्लांट जैसे पौधे न सिर्फ हवा को साफ करते हैं, बल्कि घर को एक ताजगी और सुकून भरा एहसास भी देते हैं। ये शायद सबसे सस्ता और सबसे खूबसूरत सजावट का तरीका है। रंगों की ताकत को कभी कम मत आंकिए। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है जो बहुत काम आती है। दीवारों पर हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्के रंग रोशनी को ज्यादा फैलाते हैं, जिससे कमरा अपने आप बड़ा, हवादार और ज्यादा रोशन लगने लगता है, और वो भी बिना किसी बड़े खर्च के। तो चलिए अब कुछ आम समस्याओं और उनके आसान समाधानों पर एक नज़र डालते हैं। अगर कमरा छोटा लगता है तो हल्के रंगों और बड़े शीशों का इस्तेमाल करें। रोशनी कम है, हल्के रंग के पर्दे और कुछ अतिरिक्त लाइटें लगाएं। जगह की कमी महसूस हो रही है तो फोल्डिंग फर्नीचर एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। और हाँ, अगर घर में सामान बिखरा रहता है तो उसका एक ही इलाज है, सही स्टोरेज की व्यवस्था। तो हमने सिद्धांत समझ लिए, कम बजट के तरीके भी जान लिए, पर इन सब के ऊपर एक चीज है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है, और वो है अच्छी पसंद का महत्व। क्योंकि आखिर में किसी का घर उसकी पहचान ही तो होता है। और ये बात इस पूरी चर्चा का सार है कि अच्छे स्वाद वाला व्यक्ति दिखावे से दूर रहता है। वह सरल, सुसंगत और सुंदर वस्तुओं का चयन करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अच्छी पसंद का मतलब सादगी और सुंदरता है, महंगा दिखावा नहीं। कला की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हम उन मूल चीजों को समझने की कोशिश करेंगे जिनसे मिलकर कोई भी पेंटिंग, कोई भी डिजाइन बनता है। आप कह सकते हैं कि ये कला की ABCs हैं, उसकी असली नींव। और देखिए, शुरुआत कितनी खूबसूरत बात से हो रही है। ये सिर्फ एक किताबी परिभाषा नहीं है, ये तो कला का सार है, उसकी आत्मा है। मतलब कला क्या है? इंसानी भावनाओं को, ख्यालों को, कल्पना को एक सुंदर रूप देने का तरीका। तो सवाल उठता है, आखिर कला है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई इंसान अपने दिल की बात, अपने अंदर की दुनिया को बिना कुछ कहे, सिर्फ लकीरों से, रंगों से, आकृतियों से दुनिया के सामने रख दे, बस वही कला है ना कमाल? ये अपने आप में एक पूरी भाषा है जो दिखती है। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? क्या ये सिर्फ म्यूजियम और गैलरी की चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कला तो हमारे चारों तरफ है। ये हमें सुकून देती है, हमारे अंदर खूबसूरती को देखने और सराहने की समझ पैदा करती है। यही तो हमारी क्रिएटिविटी को जगाती है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं सब कला के जरिए ही तो पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहती है। हमारे घर की सजावट से लेकर हमारे कपड़ों के डिजाइन तक हर जगह कला ही तो है जो चीजों को खूबसूरत बनाती है। तो चले अब उन औजारों को देखते हैं जिनका इस्तेमाल हर कलाकार करता है,
ये कला के मुख्य तत्व हैं जिनके बिना कोई भी रचना मुमकिन नहीं है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हाँ, ड्राइंग या पेंटिंग की शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी चीज से होती है, एक रेखा। टेक्निकली ये बस बिंदुओं को जोड़ने से बनती है, पर सच पूछिए तो आर्ट में ये सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। रेखाएं भी कई तरह की होती हैं, सीधी, लेटी हुई यानी क्षैतिज, तिरछी और घुमावदार। और मजे की बात यह है कि हर लाइन का अपना एक मूड, अपनी एक एनर्जी होती है, जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। अच्छा, जब यही रेखाएं घूम फिरकर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और किसी जगह को घेर लेती हैं, तो क्या बनता है? एक आकार। ये किसी भी चीज की बाहरी बनावट होती है, उसकी आउटलाइन। कुछ आकार बिल्कुल बेसिक होते हैं, जैसे कि गोल, चौकोर और तिकोना। ये आर्ट की दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। इन्हीं को मिलाकर दुनिया की हर जटिल से जटिल चीज बनाई जा सकती है। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद हमारी भावनाओं पर सबसे गहरा असर डालती है, रंग। लाल, नीला, पीला। जरा सोचिए, हर रंग हमारे मन में एक अलग एहसास जगाता है। रंगों के बिना तो दुनिया ही बेरंग लगती है ना? रंगों की इस पूरी साइंस को समझने के लिए कलर व्हील सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, 3 होते हैं प्राइमरी रंग, लाल, नीला और पीला। इन्हें कोई और रंग मिलाकर नहीं बनाया जा सकता, ये सबसे बेसिक हैं। और जब हम इन्हीं प्राइमरी रंगों को आपस में मिलाते हैं तो हमें मिलते हैं सेकेंडरी रंग, जैसे हरा, नारंगी और बैंगनी। अगला एलिमेंट है बनावट यानी टेक्सचर। ये किसी भी चीज की सतह के बारे में है, मतलब वो छूने में कैसी है या फिर देखने पर कैसी महसूस होती है। ये कला का वो पहलू है जो हमारे छूने के एहसास को जगाता है। जैसे यहाँ देखिए, एक तरफ चिकनी सतह है, कांच या रेशम जैसी, और दूसरी तरफ खुरदुरी सतह है, जैसे कोई पत्थर या ऊन। एक अच्छा कलाकार अपनी कला में इन बनावटों को इस तरह दिखा सकता है कि हम आंखों से देखकर ही उसे महसूस कर लें। अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर आते हैं, वो जो वहां नहीं है, यानी कि खाली जगह। जी हाँ, चीजों के आसपास और उनके बीच की जो खाली जगह होती है, उसे ही हम स्पेस कहते हैं। और ये बात गांठ बांधने वाली है कि खाली जगह उतनी ही जरूरी है जितनी भरी हुई जगह। यही खाली जगह किसी भी डिजाइन को भरा भरा लगने से बचाती है और उसे खुलापन, एक सुकून का एहसास देती है। अच्छा, ये सब थ्योरी तो ठीक है, रेखा, रंग, आकार, पर इसका हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना? ये सब बातें घर की सजावट जैसी रोजमर्रा की चीजों में कैसे काम आती हैं? चलिए अब इन सभी औजारों को एक्शन में देखते हैं। शुरुआत करते हैं रेखा और आकार से और समझते हैं कि ये हमारे आसपास के माहौल पर कैसे असर डालते हैं। जरा सोचिए, एक कमरे में ऊंची ऊंची बुक शेल्फ्स हैं, लंबे पर्दे हैं, कैसा महसूस होगा? थोड़ा फॉर्मल, मजबूत और ऊंचाई का एहसास होगा। वहीं एक लंबा सा सोफा या एक चौड़ी टेबल शांति और ठहराव का एहसास देगी। ये है रेखाओं का जादू। इसी तरह तिरछी लाइंस को देखिए, जैसे सीढ़ियों में, उनमें एक मूवमेंट है, एक एनर्जी है। और वही एक गोल मेज या सोफे का घुमावदार कोना, उसमें एक नरमी है, एक बहाव है। आकार भी यही काम करते हैं। ये कमरे में बैलेंस लाते हैं। गोल चीजें जैसे गोल लैंप या कुशन माहौल को थोड़ा नरम बनाते हैं, जबकि चौकोर फर्नीचर जैसे एक टेबल मजबूती और स्थिरता का भाव देती है। चलिए अब माहौल को बदलने वाले सबसे बड़े खिलाड़ियों पर आते हैं, रंग और बनावट। देखते हैं कि ये घर के डिजाइन में कैसे जादू भरते हैं। रंगों का तो सीधा असर हमारे मूड पर होता है। हल्के रंग जैसे सफेद, क्रीम, ये शांति देते हैं और एक छोटे कमरे को भी बड़ा और हवादार दिखाते हैं। और गहरे रंग जैसे गहरा नीला या लाल, ये एक ड्रामा, एक एनर्जी और गंभीरता लेकर आते हैं। और आखिर में इन सबको एक साथ बांधने वाली चीज स्पेस और बैलेंस, मतलब चीजों को इस तरह से रखना कि सब कुछ हार्मोनियस लगे, सब कुछ संतुलित लगे। इसके लिए कुछ आसान नियम हैं। सबसे पहला, कमरे को ठूस ठूस कर भरे नहीं, खाली जगह को उसका काम करने दें, वो खुलापन लाती है। हमेशा फर्नीचर और खाली जगह के बीच एक तालमेल बिठाएं। याद रखें, एक अच्छी तरह से रखी गई चीज जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है एक अच्छी तरह से छोड़ी गई खाली जगह। कभी सोचा है कि क्यों कुछ जगहें हमें इतनी अच्छी, इतनी आरामदायक लगती हैं,
इसका राज छिपा है डिजाइन के कुछ सिद्धांतों में। चलिए आज इन्हीं सिद्धांतों को समझते हैं जो किसी भी जगह को एकदम खूबसूरत बना देते हैं। ये तो हम सब ने महसूस किया होगा, है ना, कि कुछ कमरों में जाते ही एक सुकून मिलता है, एक शांति सी मिलती है, और कुछ कमरे पता नहीं क्यों अजीब और बिखरे बिखरे से लगते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसका जवाब छिपा है डिजाइन के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में। यही वो सिद्धांत हैं जो तय करते हैं कि कोई जगह हमें इतनी आकर्षक क्यों लगती है। तो सवाल उठता है कि ये डिजाइन प्रिंसिपल्स आखिर हैं क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो गाइडलाइंस हैं, वो नियम हैं जो किसी भी चीज को देखने में सुंदर और बैलेंस्ड बनाते हैं, फिर चाहे वो घर की सजावट हो या कोई पेंटिंग हो। आज हम डिजाइन के 6 सबसे जरूरी सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं। ये हैं बैलेंस, प्रोपोर्शन, हार्मनी, रिदम, एम्फेसिस और सिंप्लिसिटी। आप कह सकते हैं कि ये किसी भी सुंदर घर की नींव हैं। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत से, बैलेंस यानी संतुलन। यही वो चीज है जो किसी भी कमरे में एक स्थिरता और शांति का एहसास कराती है। तो ये बैलेंस है क्या? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कमरे में रखी चीजों का जो विजुअल वेट है, मतलब जो वजन हमारी आंखों को महसूस होता है, वो बराबर बटा हुआ लगे। इससे देखने में एक सिमेट्री और आराम महसूस होता है। बैलेंस भी ना 2 तरह का होता है। पहला है सिमेट्रिकल बैलेंस। इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ एक जैसी चीजें होती हैं, जिससे एक फॉर्मल, एक जैसा लुक आता है। और दूसरा है एसिमेट्रिकल बैलेंस, जहां चीजें तो अलग अलग होती हैं लेकिन उनका विजुअल वेट, उनका वजन आंखों को बराबर ही महसूस होता है। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक सोफे के दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसे लैंप रखे हैं, ये हो गया सिमेट्रिकल बैलेंस। वहीं दूसरी तरफ एक साइड एक बड़ा सा शो पीस रखा है और उसे बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड 2 छोटे शो पीस रखे हैं। ये है एसिमेट्रिकल बैलेंस। कितना आसान है समझना, है ना? अच्छा, अब बात करते हैं 3 और जरूरी सिद्धांतों की, प्रोपोर्शन, रिदम और हार्मनी। ये तीनों मिलकर किसी भी कमरे को एक सुंदर रूप देते हैं। तो सबसे पहले है प्रोपोर्शन यानी अनुपात। इसका सीधा सा मतलब है कि चीजों का साइज एक दूसरे के हिसाब से और उस पूरी जगह के हिसाब से कैसा है। जरूरी यह है कि सब कुछ सही साइज का हो। इसका एक बहुत ही सीधा सा नियम है। एक छोटे से कमरे में एक बहुत बड़ा सोफा, जाहिर है अजीब ही लगेगा। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि फर्नीचर का आकार कमरे के आकार से मेल खाता हो। अगला सिद्धांत है रिदम यानी लय। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आंखों के लिए एक मूवमेंट बनाना। जब लाइनें, शेप्स या रंग बार बार दोहराए जाते हैं तो एक रिदम पैदा होती है जो हमारी नजर को एक चीज से दूसरी चीज पर आसानी से ले जाती है। और लय बनाना बहुत आसान है। चीजों या रंगों को बस दोहराने से लय बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक जैसे कुशन कवर्स का इस्तेमाल करना। इसके बाद आता है हार्मनी यानी सामंजस्य। ये सिद्धांत बस ये पक्का करता है कि कमरे की सारी चीजें एक दूसरे के साथ अच्छी लगें। ये रंगों, आकारों और चीजों का एक ऐसा मेल है जो एकता का, एक जुड़ाव का एहसास कराता है। और देखिए, जब कमरे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से मेल खाते हैं तो नतीजा हमेशा सुंदर ही होता है। अगर पर्दे, दीवारें और फर्नीचर में हार्मनी है तो कमरा अपने आप खूबसूरत लगेगा। चलिए अब हम अपने आखिरी 2 सिद्धांतों पर आते हैं जो किसी भी डिजाइन को फाइनल टच देते हैं, एम्फेसिस और सिंप्लिसिटी। ये दोनों फोकल पॉइंट बनाने और फालतू की चीजों से बचने के बारे में है। एम्फेसिस या कह लीजिए आकर्षण का केंद्र, ये वो जगह या चीज है जो कमरे में घुसते ही सबसे पहले हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है। ये एक तरह से उस जगह का फोकल पॉइंट बन जाता है। ये कुछ भी हो सकता है। कोई बहुत सुंदर सी पेंटिंग हो सकती है, एक फायरप्लेस हो सकता है या कोई खास सजावटी चीज भी हो सकती है। ये कमरे की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। और आखिर में सिंप्लिसिटी का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत ज्यादा सजावट से बचना है। कभी-कभी कम ही ज्यादा होता है। एक सिंपल और सलीके से सजी जगह भरी हुई जगह से कहीं ज्यादा असरदार होती है। ठीक है, तो हमने ये सारे सिद्धांत समझ तो लिए, लेकिन सवाल ये है कि ये इतने जरूरी क्यों हैं? इन्हें घर की सजावट में लागू करने से होता क्या है? देखिए, जब इन सिद्धांतों का पालन किया जाता है तो इसके फायदे साफ दिखते हैं। कमरा बैलेंस्ड और ऑर्गेनाइज्ड लगता है, रंगों और चीजों में एक हार्मनी होती है और वो जगह अपने आप आकर्षक और आरामदायक बन जाती है।
और सबसे जरूरी बात, इससे एक मानसिक शांति और सुंदरता का एहसास होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, इन सिद्धांतों के बिना महंगी से महंगी चीजों से भरा कमरा भी बिखरा हुआ और अनबैलेंस लग सकता है। अच्छा डिजाइन सोच समझकर, इरादे से किया जाता है, ये कोई तुक्का नहीं है। हम इसी फर्नीचर की कला को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे सही फर्नीचर किसी भी जगह की पूरी काया पलट कर सकता है। तो सवाल यही उठता है कि एक घर को सुंदर और आरामदायक क्या बनाता है? क्या वो दीवारों का रंग है या फिर खुली जगह? देखिए, ये सारी चीजें जरूरी तो हैं, पर असली जादू वो तो फर्नीचर में ही होता है। आज की इस चर्चा में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम फर्नीचर के महत्व को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि फर्नीचर कितने तरह के होते हैं, उन्हें चुनते कैसे हैं, और आखिर में घर के अलग-अलग कमरों में उसे सजाने के क्या सिद्धांत होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। देखिए, फर्नीचर का मतलब सिर्फ खाली जगह भरना नहीं है। ये हमारे घर में कई बहुत ज़रूरी भूमिकाएं निभाता है, जो हमारे आराम और घर की सुंदरता दोनों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। सोचिए ज़रा, फर्नीचर सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये हमें आराम देता है। मतलब दिन भर की थकान के बाद वो आरामदायक सोफ़ा, है ना? ये हमें सुविधा देता है, जैसे किताबें रखने के लिए बुक शेल्फ। ये घर में सुंदरता लाता है, जगह का सही इस्तेमाल करता है, और सबसे बड़ी बात, ये हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है, हमारे पसंद नापसंद की कहानी कहता है। अच्छा, तो जब हम फर्नीचर की बात कर ही रहे हैं, तो हमारे पास विकल्प क्या क्या हैं? चलिए एक नज़र डालते हैं कि बाजार में कितने तरह के फर्नीचर मिलते हैं। अगर मोटे तौर पर देखें तो फर्नीचर इन कुछ श्रेणियों में आता है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक और लोहे का फर्नीचर तो बहुत आम है। इनके अलावा फोल्डिंग और मॉड्यूलर फर्नीचर भी होते हैं, जो आजकल की ज़रूरतों को देखकर बनाए गए हैं। मॉड्यूलर का मतलब वो फर्नीचर जिसे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं या जोड़ घटा सकते हैं। अब जैसे प्लास्टिक फर्नीचर को ही ले लीजिए। एक तरफ तो ये हल्का, सस्ता और पानी से खराब नहीं होता, जो इसे बालकनी या बगीचे के लिए बहुत अच्छा बनाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये आसानी से टूट भी सकता है और लकड़ी या लोहे जितना मजबूत और टिकाऊ नहीं होता। और अब बात करते हैं लकड़ी के फर्नीचर की। ये मजबूत होता है, इस पर बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं और ये घर को एक क्लासिक लुक देता है। हाँ, ये बात सच है कि शीशम या सागौन की लकड़ी का फर्नीचर थोड़ा महंगा जरूर हो सकता है, लेकिन इसकी उम्र इतनी लंबी होती है कि एक बहुत अच्छा निवेश साबित होता है। ठीक है, तो हमने फर्नीचर के प्रकार तो देख लिए, पर अब असली सवाल ये है कि जब खरीदने जाएं तो सही फर्नीचर चुनें कैसे? तो हमारा अगला हिस्सा इसी बारे में है, एक प्रैक्टिकल गाइड जो हमें एक स्मार्ट फैसला लेने में मदद करेगी। देखिए, फर्नीचर चुनना एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहला कदम, कमरे का साइज देखें। दूसरा, अपना बजट तय करें। इसके बाद फर्नीचर कितना मजबूत है, कितना आरामदायक है और उसका रंग और डिज़ाइन कैसा है, इस पर ध्यान दें। और आखिर में ये ज़रूर देख लें कि वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से है या नहीं। अच्छा, फर्नीचर खरीद तो लिया, पर बस इतना ही काफ़ी नहीं है। उसे सही तरीके से रखना, सही जगह पर रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे उन बुनियादी सिद्धांतों की जो एक अच्छे फर्नीचर अरेंजमेंट की नींव होते हैं। एक अच्छे से सजे हुए कमरे के कुछ नियम होते हैं। पहला, बैलेंस, यानी संतुलन बनाए रखें ताकि कोई एक कोना ज़्यादा भरा भरा न लगे। दूसरा, आने जाने के लिए पूरी जगह छोड़ें। तीसरा, सादगी, याद रखें लेस इज मोर। चौथा, फर्नीचर का साइज कमरे के हिसाब से होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, खिड़कियों को कभी ब्लॉक न करें ताकि रोशनी और हवा आती रहे। तो अब जब हमने ये सिद्धांत समझ लिए हैं, तो चलिए इन्हें घर के अलग अलग कमरों में लगाकर देखते हैं। बात करते हैं कि लिविंग रूम, बेडरूम और किचन में फर्नीचर को कैसे अरेंज करना चाहिए। लिविंग रूम या बैठक की बात करें तो सोफे को दीवार के साथ लगाना एक अच्छा आइडिया है। इससे कमरा खुला खुला लगता है। सेंटर टेबल बिल्कुल बीच में रखें और टीवी को सही ऊंचाई पर लगाएं ताकि उसे देखने में गर्दन पर जोर ना पड़े। अब आते हैं बेडरूम पर। यहाँ भी बिस्तर को किसी एक दीवार के साथ रखना सबसे अच्छा रहता है। इससे कमरे में खुलापन बना रहता है। अलमारी को किसी कोने में सेट करें और ड्रेसिंग टेबल को खिड़की के पास रखें ताकि नेचुरल लाइट का पूरा फायदा मिल सके। डाइनिंग रूम में तो सीधा सा हिसाब है, डाइनिंग टेबल हमेशा बीच में होनी चाहिए। और किचन में वर्क ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट याद रखें, मतलब आपका गैस स्टोव, सिंक और फ्रिज, ये तीनों मिलके एक त्रिकोण बनाने चाहिए।
यकीन मानिए, इससे किचन में काम करना बहुत आसान और तेज हो जाता है। चलिए अब थोड़ा मॉडर्न टच की बात करते हैं। आजकल वेस्टर्न स्टाइल लिविंग रूम का चलन बहुत ज्यादा है, तो आखिर इसमें ऐसा क्या खास होता है? आइए देखते हैं। ये स्टाइल ना आराम और सादगी पर बहुत जोर देती है। जरा सोचकर देखिए, एक बड़ा आरामदायक एल शेप का सोफा, एक सिंपल सी सेंटर टेबल, चाहे कांच की हो या लकड़ी की, और सजावट के नाम पर बस कुछ पौधे या एक दो पेंटिंग्स। ये सब मिलकर एक बहुत ही मॉडर्न और शांत माहौल बनाते हैं।